ओम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है उसके बारे में। ये सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, उसका पेपर है। ठीक है, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर है। एग्जामिनेशन आप देख सकते हो 2022-23 का ये पेपर है। अभी अभी पेपर हुआ है, ये मेजर कोर्स का पेपर है। ठीक है, सोशियोलॉजी का यानी समाज शास्त्र का। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है? सोशियोलॉजी में आपको सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे सोशल माने होता है सामाजिक, चेंज माने होता है परिवर्तन, यानी सामाजिक परिवर्तन, एंड माने और। ठीक है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया यानी कि सामाजिक आंदोलन भारत में। ठीक है, तो भारत में सामाजिक आंदोलन क्या? सबसे पहले तो सामाजिक परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसको समझना है। और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जो भारत में जो आंदोलन हो रहे हैं या आंदोलन जो हुए हैं अभी तक, उन आंदोलनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अर्थात जानना है। तो देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वैसे मैं आपको यहीं पर एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि सारे के सारे प्रश्न जो है हमारे द्वारा बताए गए लिखित मॉडल पेपर जो मैंने बताया था उसी से सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। तो जितने भी विश्वविद्यालय आपके अभी मतलब कि पेपर नहीं हुए हैं अगर आपके, तो आपके विश्वविद्यालय में अगर लिखित होने वाली है, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय आपकी बार लिखित ही परीक्षा करवाएंगे, तो आप सभी लोगों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन देखोगे कि सीधे आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मॉडल पेपर में मैंने बताया है और उसके आंसर को भी बताया, तो आप जाकर के देख सकते हो। मॉडल पेपर में विस्तार चर्चा करी है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आपको टाइम बता दूं कि टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया था, 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे। ठीक है, यानी 75 नंबर का आपका प्रश्न पत्र था। नोट करा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 3 खंड आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन से, सेक्शन ए यानी खंड आ की, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको पढ़ने मतलब कि आएंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनका आपको सामना करना पड़ेगा। देखते कैसे प्रश्न आते हैं, उनको कैसे करना है। नोट में आपसे अति लघु उत्तरीय में कह रहा है पहले सेक्शन के प्रश्नों को करने के लिए यहाँ पर नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस, गिव आंसर ऑफ ईच अबाउट इन जो है क्वेश्चंस अबाउट इन मतलब इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर कह रहा है कि इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 50 शब्दों में होना चाहिए। अगर एक प्रश्न आप अच्छे तरीके से लिखते हो तो उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, और इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन करोगे तो आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। मैंने इसी के आधार पर आपका मॉडल पेपर भी बनाया, तो आप आसानी से देख सकते हो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। सबसे बढ़िया बात ये होती है, आपके समक्ष प्रश्न आ चुका है कि डिफाइन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। मैंने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा विस्तार से आपको समझाई थी, बोर्ड पर पूरा लेक्चर भी आपको मैंने बताया था सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को देते हुए, यानी समाज में जब कोई परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन मतलब होता है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक स्ट्रक्चर जो है यानी सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, सामाजिक संरचना जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें परिवर्तन होता है। सामाजिक मापदंडों में, सामाजिक नियमों में, परंपराओं में, इन सभी में जब बदलाव होता है तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जोन्स महोदय की अगर परिभाषा अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा सटीक बैठती है। कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतर को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये जोन्स कहते हैं। जबकि डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन मतलब कि सांचे, जो समाज का ढांचा होता है और जो कार्य होता है उसमें घटित होते हैं, यानी कि समाज के ढांचे एवं कार्यों में घटित होते हैं। क्या घटित होते हैं? सामाजिक परिवर्तन से केवल वही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक संगठन मतलब कि समाज के जो ढांचे हैं और जो सामाजिक कार्य हैं उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है या बदलाव होता है तो उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जॉनसन महोदय कहते हैं कि अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सोशल स्ट्रक्चर में हुआ परिवर्तन। ये बोलते हैं जॉनसन की जब सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन मैंने आपको समझा दिए थे ऑलरेडी। इसके 3 प्रतिमान आपको बताए थे, प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान। ठीक है, प्रथम प्रतिमान को रेखीय प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान को आप उतार चढ़ाव प्रतिमान, ठीक है, और तृतीय प्रतिमान को
आप क्या बोलते हो, तरंगीय, यानी कि जो है तरंगीय परिवर्तन जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था सामाजिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से। तो आधुनिक समाजों में परिवर्तन अधिक होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। और सामाजिक परिवर्तन की जो तीव्रता होती है उसके बारे में बताया था कि भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में अधिक आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने बोर्ड पर समझाया था, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न का उत्तर हो जाता है बड़े आराम से। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सभी लोग देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे था, भाई देखें टाइम तो मेरे पास उतना ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर बोल बोल करके अगर बताऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास करता हूँ कुछ बताने का, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, बाकी मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी बता रखा है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न है आपका कि व्हाट इज मीन्ट बाई सोशल प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस माने क्या, तो सामाजिक प्रगति से आपका क्या आशय है। प्रगति आपने प्रगति क्या होती है आप सभी को पता होगा प्रगति के बारे में। प्रगति वो नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ती है, प्रगति की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल जो परिवर्तन होता है, यानी सामाजिक जो परिवर्तन होता है, वो 4 आधार मैंने बताए थे आपको लास्ट वीडियो में, कि विकास, प्रगति, उद्विकास और एक मैंने और बताया था क्रांति। ठीक है, तो उसी प्रगति की बात यहाँ पर हो रही। प्रगति माने होता है प्रोग्रेस। ठीक है, तो प्रगति किसे कहते हैं बाबू, प्रगति की बात की है तो प्रगति का तात्पर्य किसी भी उस परिवर्तन से है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा में होता है। प्रगति का संबंध उन लक्ष्यों से होता है जो अपनी प्रकृति से नैतिक तथा मूल्यगत होते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये होता है आपका प्रगति। प्रगति के बारे में अगर बताई जाए, प्रगति जो होती है वो खास करके आप देखेंगे जो है एक समाज के लिए जो परिवर्तन प्रगति है, वही दूसरे समाज के लिए प्रगति नहीं भी हो सकता, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और प्रगति की दशा में मानव की प्रकृति पर निर्भरता कम होना जो है सदैव आवश्यक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के प्रगति जो होती है इसके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी पूरा बताया था, प्रगति के परिभाषा के बारे में विस्तार से हर एक मुद्दे को आपको समझाया है। आप आसानी से अगर वीडियो देखेंगे तो प्रगति के बारे में समझ सकते हैं। तो प्रगति एक प्रकार का समाज में हुआ परिवर्तन है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ा जाए। तो प्रगति के बारे में आप समझ गए। ठीक है, प्रगति और इसके अलावा आपका क्रांति, उद्विकास और विकास, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि खास करके समाज में परिवर्तन के लिए माने जाते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है इसके कारण से परिवर्तन होता। तो सामाजिक परिवर्तन के आप प्रकार बोल सकते हो। ठीक है, प्रगति को, उद्विकास को। ठीक है, उद्विकास को बोलते हैं क्या, उद्विकास को अंग्रेजी में क्या बोलते हो भाई, उद्विकास को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, फटाफट से बताएंगे। उद्विकास को एवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और विकास को डेवलपमेंट बोला जाता है, क्रांति को रेवोल्यूशन बोला जाता है। क्लियर, तो इस 4 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। उद्विकास की बात की जाए, उद्विकास क्या होता है, तो उद्विकास एक निरंतर और निश्चित दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन होता है। जबकि विकास की बात की जाए, ना तो निरंतर होता है और ना ही निश्चित दिशा में विकास होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उद्विकास की बात की जाए तो उद्विकास क्या होता है, उद्विकास जो होता है एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया होती है, सरलता से किसी कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है। जबकि विकास जो होता है विकास को हम कई आंतरिक और बाहरी कारक प्रभावित जो है कर सकते हैं। तो उद्विकास और विकास में भी काफ़ी अंतर होता है। विकास आदर्शनात्मक परिवर्तन होता है, उद्विकास एक तटस्थ और सामान्य प्रक्रिया होता है। उद्विकास बहुत जो है बहुत धीरे धीरे होता है और बहुत बहुत समय में होता है उद्विकास, जबकि विकास जो होता है वो होता ही रहता है। ठीक है, तीव्र गति से भी होता है। क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो ये हो गया आपका सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन माने क्या होता है, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए भाई। व्हाट इज जो है, नहीं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आधुनिकीकरण क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आधुनिकीकरण के बारे में आपसे पूछ रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण जो है क्या है बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आधुनिकीकरण के बारे में बताएंगे भाई। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है आपका आधुनिकीकरण के बारे में। आधुनिकीकरण माने होता है जो नए नए मूल्य आ रहे हैं। आप देखते हैं आजकल के लोग जो है कटी फटी जीन्स पहन करके बोलते हैं मैं मॉडर्न हूँ, आधुनिक हूँ। चश्मा और जो है टाई लगा करके कोई आधुनिक नहीं बन जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
और अगर कोई धोती कुर्ता अंगोछा अगर पहने हुए है तो वो गंवार नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो आधुनिकीकरण की अवधारणा अगर बात की जाए तो आधुनिकीकरण जो होता है एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। आपको क्या लिखना था इसमें कि आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है, और इससे क्या होता है, समाज, समूह और व्यक्ति के स्तर पर समझा जा सकता है। किसको? आधुनिकीकरण को। इसको आर्थिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण और सामाजिक, शैक्षणिक, सैनिक, पुलिस, प्रशासनिक कई रूपों में हम देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आधुनिकीकरण की चीज़ें हैं। आधुनिकीकरण समकालीन दृश्य की सबसे प्रभावशाली विशेषता है, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं इसकी पकड़ में है आधुनिकीकरण में। आप देखते हैं अलग अलग देशों में आधुनिकीकरण जो होता है, जो लोग मतलब कि कोई देश आगे है किसी मामले में तो उसका सीख करके, अनुकरण करके आगे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास मॉडर्न तरीके से, ठीक है। आधुनिकीकरण कोई दर्शन या कोई विचार नहीं है या कोई आंदोलन भी नहीं है ये, ठीक है। आधुनिकीकरण ये क्या है? आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसे प्रारंभ में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और सामाजिक मूल्यों और प्रथाओं पर आप देखते हैं इसका प्रभाव भी पड़ता है आधुनिकीकरण का। और ख़ास करके इसी संदर्भ में इसका, इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है कि आर्थिक तंत्रों में परिवर्तन होता है, सामाजिक मूल्यों में और प्रथाओं में परिवर्तन होता है। इसी को मॉडर्नाइजेशन या फिर आधुनिकीकरण बोलते हैं आम भाषा में। और आजकल इस शब्द को बहुत बड़े अर्थ में भी देखा जा रहा है। आप देखते हैं कि एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन माना जाता है इसको, आधुनिकीकरण को, जिससे विज्ञान व तकनीकी के तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी मॉडर्नाइजेशन का मतलब आज के युग में कुछ मात्रा में कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग या लगभग अधिकतर लोग या अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं कि आधुनिकीकरण जो होता है आपका मॉडर्नाइजेशन, जो मान लेते हैं अगर आपके पास बढ़िया बढ़िया कपड़े का विकास हो गया, बढ़िया बढ़िया मशीनों का विकास हो गया, बढ़िया बढ़िया तरीके से आपके पास मिसाइलें हैं, हर मामले में आप क्या हो, अव्वल दर्जे के हो, नंबर 1 आविष्कार हुआ है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा, तो आप मॉडर्नाइजेशन मतलब कि आपका है, यानी आप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। आधुनिकीकरण के से समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है, ठीक है। उद्योग धंधे अधिक विशिष्ट होते हैं, कुशल होते हैं। प्रारंभिक जो धंधे होते हैं उसमें जो व्यक्ति लगे हुए होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। आप देखते हैं कि आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, बड़ी बड़ी विकास, मशीनों का विकास हो, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, जो हमारे मजदूर थे, जहां 100 लोग मिल करके एक काम को किया करते थे, आज वहीं पर 2-3 लोग मिल करके 100 लोगों का काम कर रहे हैं मशीनों के प्रयोग से। तो ये तमाम सारा परिवर्तन हुआ है। आप देखते हैं जो है आधुनिकीकरण में नगरीकरण भी आया था, नगरीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है। ये सभी आधुनिकीकरण का ही एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज लाइनर चेंज, यानी रेखीय परिवर्तन क्या है। रेखीय परिवर्तन के बारे में आप सभी को पता भी होगा। रेखीय परिवर्तन क्या होता है? समाज में आपको पता होगा, सामाजिक परिवर्तन के मैंने 3 प्रतिमान बताए थे, उसमें जो रेखीय परिवर्तन होता है उसके बारे में भी समझेंगे। मैकाइवर पेज ने 3 भागों में खास करके बांटा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो रेखीय परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में आपको बता दूं कि वो सारे प्रतिमान आते हैं जो एकाएक होते हैं। जैसे कि बात की जाए, जैसे जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं वो सारे आविष्कार आपके रेखीय में आएंगे, ठीक है। आप देखते हैं कि ये परिवर्तन एक बार उत्पन्न होने के बाद लगातार क्या होते हैं, किसी न किसी रूप में चलते रहते हैं, उसमें चेंजमेंट होता है। जैसे पहले रेडियो का मान लेते हैं विकास हुआ है, रेडियो के बाद में लोग आवाज़ केवल सुनते थे पहले, फिर क्या हुआ, लोगों को एक प्रकार से टेलीफोन का विकास हुआ। अब टेलीफोन के बाद में आप देखते हैं बड़े बड़े स्क्रीन टच फ़ोनों का विकास हुआ, ठीक है। रेडियो के बाद में टेलीविज़न का विकास हुआ, टेलीविज़न के बाद में आप देखते हैं सीडी बनी, सीडी के बाद में आज डिश एंटीना हो गया, ठीक है। नहीं तो पहले एक एंटीना हुआ करता था जिसपे केवल डीडी यानी दूरदर्शन चैनल आता था, वही उसी पर जो आता था वही देखते थे। आज चैनल है, जो मन कहे वो देखो बदल बदल करके। तो कई सारी चीज़ें, रेडियो, टेलीफोन, वायुयान, तमाम प्रकार के आविष्कार हैं जिनमें जो है लगातार संशोधन भी होते रहते हैं और लगातार इस प्रकार से होता। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसको रेखीय परिवर्तन कहते हैं। रेखीय परिवर्तन का मतलब होता है कि लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, ठीक है। जब कोई परिवर्तन एक ही दिशा में होता है और लगातार होता है, ठीक है, तो वो परिवर्तन आपका रेखीय परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गई बातें? ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? अगला प्रश्न आपका देखेंगे यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है, वो चौथा नंबर प्रश्न था। 5वां नंबर आपका प्रश्न है कि व्हाट इज मीन्ट बाई लिटिल ट्रेडिशन,
लघु परंपरा का क्या अर्थ है? लघु परंपरा को एक प्रकार से स्थानीयकरण भी कहते हैं। लघु परंपरा के होने की प्रक्रिया है स्थानीयकरण। तो इसमें क्या होता है कि भाई अगर खास करके बात की है तो कुछ एक बड़ा बृहत होता है, बृहत परंपरा होती है। परंपरा का मतलब होता है, आप देखेंगे कि एक छोटे से क्षेत्र में अगर होती तो उसको लघु परंपरा, अगर बृहत क्षेत्र में तो वो बड़ी परंपरा होती है। लेकिन यह जो है लघु परंपरा की खास करके बात की जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समाज की बृहत परंपराओं के अंदर एक स्थान विशेष के विश्वासों और कर्मकांडों का समावेश होने लगता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, यानी कि जो है बड़े समाजों में छोटी छोटी परंपराएं जो होती हैं, जैसे कि आदिवासियों की छोटी छोटी परंपराएं होती बीच बीच में, तो वो चीज़ें। ठीक है, आपको बता दूं तो ये इसी प्रकार से, और इसको स्थानीयकरण की भाषा में भी समझ सकते हैं। एक होता है, मतलब जैसे आप देखते हैं भारतीय संदर्भ में आप देखते हैं कि भारतीय ग्रामीण अपने पूर्वज की मृत्यु, आत्मा, प्रेम आत्माओं में अधिक विश्वास करते हैं, जिससे क्या करते हैं उनके प्रति अटूट विश्वास भी होता है। तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है कि ये स्थानीयकरण होता है। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण दो प्रक्रियाएं होती हैं, हालांकि समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो लघु परंपरा का मतलब होता है छोटी परंपरा, की कोई बृहद क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, उसमें छोटी छोटी वो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, जो कि अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। तो वही होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था, सारे प्रश्न मैंने बताए हैं, आप मॉडल पेपर जा करके देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, डिफाइन द संस्कृति जेसन, यानी संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। संस्कृतिकरण के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? जिसको आप क्या बोलते हो? संस्कृति, अंग्रेजी में क्या बोलते हो? संस्कृतिजेशन। ठीक है, तो आप देखिए संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, आपको मैंने बताया भी है वीडियो में। ठीक है, मॉडल पेपर में मैंने आसानी से आपको समझाया है। तो संस्कृतिकरण की बात की जाए तो इसका प्रतिपादन सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्री थे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने किया था। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ओके, और उन्होंने एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं संस्कृतिकरण की परिभाषा को देते हुए कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति, जनजाति या फिर कोई समूह किसी उच्च जाति या जनजाति का या समूह का किसी कोई निम्न जाति, निम्न एक प्रकार से जनजाति या कोई निम्न समूह जब किसी उच्च जाति, उच्च जनजाति और उच्च समूह का क्या करता है, जो है जो उसका मतलब कि कर्म होता है उसको जब अपनाता है या उसको अपना करके क्या करता है, अपनी जीवन पद्धति को बदल लेता है। किसके अनुसार? यानी कि वो बड़ा जाति का है, वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी वैसा काम करूँगा। वो भी अपनी संस्कृति मतलब अपनी चीज़ों को बदल लेता है। तो वह खास करके प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया, वो होती है संस्कृतिकरण की। ठीक है, संस्कृतिकरण आप देखते हैं भारत में बहुत बार आपको दिखाई पड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं पे संस्कृतिकरण यही होता है। समझ में आ गया? यानी कि बड़ी जातियों का अनुकरण करना, खास करके छोटी जातियों के द्वारा, यही संस्कृतिकरण कहलाता है समाज की भाषा में। क्लियर, समझ में आ रही बातें ना? मजूमदार और मदान कहते हैं कि जब संस्कृति के कुछ तत्व अथवा प्रतिमान दूसरी संस्कृतियों में फैलने लगते हैं तो इसका अर्थ केवल सांस्कृतिक प्रसार होता है। जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से एक समूह का संपूर्ण जीवन ही परिवर्तन की प्रक्रिया में आ जाता है तो इस स्थिति को हम संस्कृतिकरण कहते हैं। कुल मिलाकर के संस्कृतिकरण क्या होता है कि उच्च जाति, उच्च धर्म या फिर कोई जो उच्च कहा जाता है, समाज में माना जाता है, उसके जो कर्म है या फिर उसके द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती है, जब उसको कोई जो छोटे या फिर जो है उससे नीचे जाति का लोग होता है, जब वो उसको अपना लेता है तो उसको संस्कृतिकरण बोलते हैं उस प्रक्रिया को। ठीक है, क्लियर, यही होता है समाजशास्त्र की भाषा में संस्कृतिकरण। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ा जाए फिर, चले। वैसे संस्कृतिकरण की कई सारी विशेषताएं भी हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है। सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों से संबंधित है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल हिंदू जातियों तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य जो है धर्मों, जातियों में भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्विमार्गी होती है। संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श हो सकते हैं। संस्कृतिकरण पीढ़ियों का प्रयास है। कई सारे संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल एक प्रकार से प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर। तो चले आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न आपका है, देखेंगे सभी लोग, सूचना प्रौद्योगिकी। व्हाट इज मीन्ट बाई
मिंट बाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ होता है? खास करके सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी का अपना बड़ा महत्व होता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा आप सभी को पता होगा समाज में परिवर्तन होता है, और मैंने इसको बोर्ड पर ऑलरेडी समझाया था सूचना प्रौद्योगिकी से किस प्रकार से क्या होता है। सूचना के क्षेत्र में आप देखते हैं लगातार विकास हुआ सूचना प्रौद्योगिकी का, उससे क्या हुआ है, लगातार पूरा का पूरा समाज एक दूसरे से जुड़ा है। आज मैं और आप जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है कि मेरे द्वारा सूचना जो है आप तक पहुंच रही है, या आपकी सूचना मुझ तक पहुंच रही कमेंट्स के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल ये परिवर्तन हुआ है समाज में। क्या आज के लगभग 10 साल पहले आपने कल्पना करी होगी कि हम लोग ऐसे बैठ करके, आप अपने जो है रजाई में लेट करके और मैं अलग अपने रूम में बैठ करके, अपने यहाँ पर बैठ करके लाइब्रेरी से आपको ऐसे पढ़ाऊँगा? क्या आपने कभी सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। तो यही सब होता है आपका। ठीक है, जो है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके माध्यम से जो है तमाम प्रकार के ग्रामो विद्युत मतलब कि जो फ़ोन होते हैं, ग्रामोफोन हो गया, चाहे मोबाइल फ़ोन हो गया, स्क्रीन टच फ़ोन हो गया, लगातार इन चीज़ों का विकास हो गया। आज सभी के जो भाव हैं वो व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो है चलते हैं। अब कोई मतलब नहीं है, लोग ऐसे घूमते रहते हैं, उनसे जो है आप फेसबुक वाले मित्र आपके बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे रास्ते में जाते हुए, आपसे हाल चाल तक नहीं पूछेंगे, और आप फेसबुक पर बात मतलब कमेंट करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे लोग, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब सूचना प्रौद्योगिकी से समाज में बहुत परिवर्तन, तो सूचना प्रौद्योगिकी है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। भाई वैश्वीकरण के बारे में आपसे पूछ रहा है। वैश्वीकरण के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। वैश्वीकरण जो होता है एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है भाई? वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, जिस प्रकार से आपका संस्कृतिकरण होता है, पश्चिमीकरण होता है, उसी प्रकार से वैश्वीकरण भी एक प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो वैश्वीकरण की परिभाषा जो है दी है किसने? विश्व बैंक कहता है कि उपभोग की वस्तुओं सहित समस्त वस्तुओं पर लगे जो है आयात नियंत्रण का क्रमिक उन्मूलन, और आयात करके मूल्य में कमी, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करना, ये सब जो है वैश्वीकरण का मतलब होता है। एम फर्ग्यूसन कहते हैं कि वैश्वीकरण यात्रा है या भावी जो है पथ है, जो हमसे क्या करता है? आलोचनात्मक नज़रिए की मांग करता है। इसके अलावा अलग अलग विद्वान, भारतीय विद्वान हैं जगदीश भगवती, वो कहते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण, सीधा व्यापार, निवेश, अल्पावधि पूंजी प्रवाह, पूरे विश्व में समान रूप से लोगों का प्रवजन ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं कि वैश्वीकरण जो होता है एक विश्व स्तर पर एक प्रकार से अपनी चीज़ों को फैलाना। ठीक है, वैश्वीकरण में आप देखते हैं आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ये तमाम प्रकार के कारण हैं जिसके कारण से वैश्वीकरण फैला है, और सभी लोग एक प्रकार से मतलब सभी देश आपस में मिलजुल करके काम करते हैं वैश्वीकरण का। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि राष्ट्र की सीमाओं से परे गतिशीलता, यानी प्रत्येक राज्य मतलब कि जो देश है वो अब दूसरे देश में जा कर के व्यापार करे, चाहे कुछ भी करे, अपने जो है सूचना प्रौद्योगिकी करे। तो वैश्वीकरण का सीधा मतलब होता है कि विश्व स्तर पर सभी राज्य जो है, सभी देश जो हैं, वो अपनी अपनी सीमाओं से जो है हट करके और विश्व स्तर पर चाहे व्यापार करें, और चाहे आदान प्रदान करें विचारों का, और चाहे अन्य चीज़ों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक आंदोलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक आंदोलन के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं भाई? सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? सामाजिक आंदोलन की बात की जाए तो आप देखते हैं हर देश में आंदोलन होते रहते हैं, और ख़ास करके समाज की बात करूँ तो समाज में भी आंदोलन होते हैं। जो है टर्नर और बिलियन कहते हैं कि एक सामाजिक आंदोलन को एक समाज अथवा समूह जो होता है जिसका कि वह एक भाग होता है, उसके अंतर्गत कुछ निरंतरता से परिवर्तन उत्पन्न करने या एक परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामाजिक आंदोलन की मैं बात करूं तो समाज में क्या होता है, आप देखते हैं लगातार, चाहे किसी संस्था के द्वारा आंदोलन किया जाता है, चाहे कोई जो है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, क्या सामाजिक आंदोलन किया जाता है। ठीक है,
और इसके अलावा आपको एक परिभाषा मैं और आपको बताऊंगा, हर्बर्ट जो है ब्लूमर महोदय हैं, उन वो कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। मैरिल और एल्ड्रिच कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से लिए गए प्रयास होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने सामाजिक आंदोलन की अलग अलग परिभाषा दी है। निश्चित तौर पर हम इनको समझने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। बाकी जो है मॉडल पेपर में मैंने समझाने का प्रयास किया है, और भी एक मॉडल पेपर में बनाऊंगा, उसमें विस्तार से हर एक चीज़ को समझा दूंगा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वुमेन एक्टिविज्म, यानी महिला सक्रियता से आप क्या समझते हैं। आप देखते हैं दिन प्रतिदिन जो है महिला सक्रियता का मतलब क्या होता है कि महिलाएं भी अब अपने जो है अधिकारों को समझने लगी हैं, अपनी बात को रखने लगी हैं। तो इसी से समझ आप तात्पर्य लगा सकते हैं। ठीक है, तो महिला आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में आपसे अगर प्रश्न पूछे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो महिला आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो महिला आंदोलन की अगर खास करके बात की है तो लगातार कई सारे आंदोलन हुए महिलाओं को लेकर के। महिलाएं स्वयं खड़ी हुई हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए, चाहे वो वोट डालने के अधिकार की बात हो, और चाहे आजकल आप देखते हैं हर क्षेत्र में महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हैं। तो ये सब, यही सब महिला सक्रियता है, यही सब वुमेन जो है एक्टिविज्म है। इसको थोड़ा सा और सैद्धांतिक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आप देखते हैं कि पति पत्नी के बीच दाम्पत्य संबंधों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी आज देखते हैं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता में इन सभी बातों को ध्यान रखा जाता है कि भाई प्रतिस्वतात्मक परिवार जहाँ पर है वहाँ पर माँ स्वतात्मक परिवार भी उसको बढ़ाया जाए। और कई सारे आरोप भी लगे हैं, कई प्रकार की जागरूकता भी आपको दिखाई पड़ी है। आप देखते हैं कि मतलब कि बहुत कम जनसंख्या महिलाओं में आपको पता होगा जो अपने राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान रखती हैं, लेकिन फिर भी अब बहुत सारी महिलाएं जो है जानकारी हो चुकी है, सभी अपने अधिकारों को जान रही, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सैद्धांतिक हो, और चाहे धार्मिक अधिकार हो। हर चीज़ों को जान रही हैं और हर प्रकार से आंदोलन कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपसे यानी खंड बा में पूछा गया था। अब देखिए ये प्रश्न आपके बड़े हैं, इनका उत्तर बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा और बहुत विस्तार से बताने में समय आपका ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, बाकी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सेक्शन बी यानी सेक्शन बा में जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, इनको आपको करना कितना है भाई। देखें यहाँ पर आपको 5 प्रश्न करने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको बता दूं कि 5 प्रश्न आपको करने हैं यहाँ से। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 35 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इस खंड से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, देखेंगे सभी लोग कि प्रश्न आपसे था कि राइट द जो है डिफरेंसनेस बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, यानी सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है, लिखिए। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जाता, सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। खास करके समाज में सामाजिक परिवर्तन हो भी सकता है व्यक्तियों के द्वारा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जबकि बात की जाए मतलब व्यक्तियों के द्वारा, खासकर सामाजिक परिवर्तन वो अपने आप भी होता है, व्यक्तियों के द्वारा भी होता है योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन सामाजिक जो आंदोलन होते हैं वो योजनाबद्ध तरीके से ही होते हैं। ठीक है, कई सारे अंतर, चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, तीसरा नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जो है रिलेटिव, ये क्या लिखा हुआ है आपका, डेप्रीवेशन। ठीक है, यानी तुलनात्मक अभाव बोध से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक अभाव बोध के बारे में समझेंगे। वहीं अगला प्रश्न आपसे चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि राइट अ नोट ऑन झारखंड मूवमेंट, झारखंड आंदोलन जो हुआ है उस पर एक टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पीजेंट मूवमेंट, यानी कृषक आंदोलन जो है उससे आप क्या समझते हैं। ये सारे आंदोलन जो हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, इसके अलावा अगला प्रश्न था आपका जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल प्रोग्रेस एंड एवोल्यूशन, सामाजिक प्रगति और विकास में क्या अंतर होता है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैंने तो ये अंतर बताया ही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था राइट द सोशोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है, इसको भी मैंने बताया है पहले चैप्टर में भी, आप देख सकते हो। इसके अलावा फोकस अपान डिफ्यूजिम, यानी कि प्रसारवाद जो था उस पर प्रकाश आपको डालना है।
अगला प्रश्न प्रसारवाद मतलब एक प्रकार से जो विस्तारवाद है वो, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, डिस्कस जो है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कार्ल मार्क्स आप सभी को पता होगा, वो किस प्रकार से देते हैं विचारधारा भाई। कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या है सामाजिक परिवर्तन को लेकर के, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो उसको आपको समझाना, यहाँ पर यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है, क्लियर। सामाजिक परिवर्तन की जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, वो किसके प्रति, मतलब कि किस जो है कार्ल मार्क्स के जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं, वो खास करके आप देखते हैं अलग अलग तरीके से वर्ग संघर्ष से रिलेटेड जो है सामाजिक परिवर्तन को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसको भी देखने का प्रयास मैंने किया था, बाकी मैं और भी आपको बता दूंगा। सेक्शन सी की बात की निखंडसा से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे आपके, ठीक है। आपका प्रश्न था कि आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। आप 2 नंबर का प्रश्न, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको करने थे, 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से छांट करके करने जो आपको आ रहे हैं, और 10 नंबर आपको मिलेंगे एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे, ठीक है। प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न आपसे था कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण की अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में लगातार आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट हैव बीन द अंडरलाइंग केसेस ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया, भारत में श्रमिक आंदोलन के आधारभूत कारण क्या रहे बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को मैंने रखा है मॉडल पेपर में, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वुमेन मूवमेंट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भारत में महिला आंदोलन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन चीज़ों को आप एकदम से ध्यान रखें। महिला आंदोलन, कृषक आंदोलन एकदम से रट लीजिएगा, ये आना याना एकदम से तय है। वहीं अगला प्रश्न आपका है, डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया, भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये सब मैंने बताया है, आप मॉडल पेपर खोलेंगे तो अधिकतर प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। एक आध 2 प्रश्न आपके हैं जो अलग से पूछे गए हैं, लगभग 3 प्रश्न या 4 ऐसे हैं जो कि अलग से आए हैं, ठीक है। और बाकी सारे प्रश्न आपके हमारे मॉडल पेपर से आए हैं, और अगर वो 4 प्रश्न आप निकाल भी दोगे तो आपका जितना करना था, यानी 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय में थे, दिए थे, उनमें से 2 ही करने थे, तो लगभग 3-4 प्रश्न हमारे दीर्घ उत्तरीय के सारे दिए गए हैं, हमने पढ़ाया बताया है कि आएगा ये। इसके अलावा लघु उत्तरीय में आपका जो दो प्रश्न आपके दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो है थोड़ा अलग से आए हैं, तो उनमें से केवल 8 प्रश्न दिया था, उनमें से केवल 5 करने, तब भी आपका 1 प्रश्न ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है कि आपको आसानी से मॉडल पेपर को देखना है, जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप मॉडल पेपर देखें, ठीक है। इसके अलावा और मॉडल पेपर मैं बना दूंगा, जल्द ही मॉडल पेपर आपका तैयार कर दूंगा, उसमें विस्तार से मैं चर्चा कर लूँगा हर एक पॉइंट पर, और आप आसानी होगी आपको उसको समझने में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।